हेलो एवरीवन। ये है फुल टेस्ट नंबर 11 नीट के पहले एक मतलब सेकंड लास्ट टेस्ट है। इसके बाद एक और टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग अभी तक सब कुछ सही चल रहा होगा और जो लोग इतने सारे टेस्ट सीरीज को फॉलो किए हैं उनका थोड़ा प्रिपरेशन और अच्छा होगा। ठीक है, ओके। तो आज का पेपर था, सेकंड लास्ट पेपर है आपका। इसके बाद एक और आपका फुल लेंथ बचेगा। देखो क्या क्या किया है आप लोगों ने, मैच करते हैं। सबसे पहले है असर्शन के बारे में, एक स्टेटमेंट करेक्ट के बारे में बात करनी है हम लोग को। और बोला है व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करेंगे द क्वांटिटी ऑफ अ क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिक वैल्यू चेंजेस। ओके, तो ये बात को देखो सही लग रही है। जानते हैं क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। ठीक है, ओके। और एक चीज और भी बताते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है तो यूनिट कम होती है और न्यूमेरिक वैल्यू कम होती है यूनिट बढ़ती है। ऐसा ही होता है, छोटी यूनिट बड़ी वैल्यू छोटी यूनिट। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। अभी इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, रीजन क्या है, स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर इज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। ये गलत है। एक्चुअली में क्या होता है, जो क्यू तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होता है। अगर यूनिट स्मॉलर है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन की और किसी चीज की बात करनी नहीं है। असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो तो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय इट। देखो क्या करना है, ऐसे समझो कि एक कोई पार्टिकल है, इसको मैंने नीचे से लॉन्च किया यू स्पीड से और ये ऐसे ऊपर तक जा रहा है और इसकी मैक्सिमम हाइट है कैपिटल एच, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। समझ पाए, ओके। और जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे होता है और इसकी हाइट है एच इक्वल टू है कैपिटल एच बाई टू, तो यहाँ की जो स्पीड होती है ये होती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, बस इतना डेटा गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी है, यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होगा, 2gh, की कितना ऊपर आप गए हो, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो स्पीड तो आपकी 20 है, 20 स्क्वायर इक्वल टू यू मुझे नहीं पता, यू स्क्वायर माइनस 2g, एच किसके इक्वल होगा, कैपिटल एच बाई टू, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट को मैंने एच एज्यूम कर लिया है। ये कैंसिल होगा और ये 400 है, 400 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ जी टाइम्स ऑफ कैपिटल एच। ओके, एक तो ये एक रिलेशन आ गया यू और जी का, और मुझे मैक्सिमम हाइट एच निकालना है। अब एक काम करो, मैक्सिमम हाइट एच किसके इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर बाई क्या होता है 2g, ये पहले से आपको फॉर्मूला पता है। हाँ, ये स्क्वायर है, उसकी जगह हम 2g टाइम्स ऑफ कैपिटल एच रख सकते हैं। ये इसको रख दो एच के, ये होगा 400 माइनस ऑफ और इक्वल यू स्क्वायर इज 2gh माइनस ऑफ gh। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, gh के इक्वल होगा। तो अगर कोई पूछे h कितना है, 400 डिवाइडेड बाई g, और g की वैल्यू कितनी होती है, ये तो 10 होता है, ये कैंसिल होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ओके, तो 40 मीटर का कोई ऑप्शन है, ये सेकंड है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना था और कुछ खास इसमें नहीं था। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे मान लेते हैं कि ये रिवर फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट की ओर, ये वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट है। इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है। करना क्या है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, इधर क्यू स्पीड है 5 मीटर पर मिनट। यूनिट चेंज नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। अब मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर मिनट। ये कन्वेंशन अगर क्लास में पढ़े हो, तो ये यू है और इसे हमने वी एज्यूम किया है। Which direction the man should swim so that it takes shortest possible path to go the south? साउथ का मतलब है कि जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ जाना है, जस्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंचना है। तो हमें एक्सट्रीम में किसी एंगल v पे चलना पड़ेगा। और कितने एंगल पे चलना पड़ता है, ये थीटा जो होता है साइन थीटा इक्वल टू यू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यू कितना है और v कितना है, ये 1/2 आएगा और थीटा आएगा 30 डिग्री। ये थीटा है, ये 30 डिग्री इस नॉर्मल लाइन से है, और हमसे सब में ध्यान से देखो 30 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम, नहीं डाउन स्ट्रीम तो ये डायरेक्शन है ना, डाउन स्ट्रीम से अगर एंगल निकालना हो तो 90 प्लस 30, ये 120 जाएगा, 120 विद डाउन स्ट्रीम। ओके, 60 भी नहीं होगा, क्लियर है।
90 क्यों ऐड किया? क्योंकि डाउन स्ट्रीम से पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे बोल रहा है स्पीड प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज टू टाइम्स ऑफ स्पीड एट मैक्सिमम। सोचिए, अगर हम ग्राउंड पे पार्टिकल की स्पीड को यू लेते हैं और मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है यू कॉस थीटा, और प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि ग्राउंड की जो स्पीड है रूट टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट की स्पीड कितनी है यू कॉस थीटा, और यू से यू कैंसिल होगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2। ये कब होता है? ये 45 डिग्री पे होता है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही हमारा कितना है, यही हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? ओके। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो यू कॉस थीटा होती है, अगर आपने यू से फेंका है तो। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन होता है। अगर मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के नॉट है, तो मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी होती है के नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये पुराने कई मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी तैयार रखो। ठीक है, ये दोनों तरीके होते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को निकालने के। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा गया फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड ऑल लॉ। हाँ, ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंस की बात कर रही है, फोर्स के बारे में बात नहीं करनी है हमको, उसकी इंडिपेंडेंट बात करनी है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ में जिस बात एग्जैक्टली न्यूटन की फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया गया है उसमें फोर्स के बारे में नहीं बात करी है। बात ये करेंगे फोर्स नहीं लग रहा है तो पार्टिकल का जो मोशन है या जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो कंटिन्यू रहता है। सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स लगता है तो क्या होता है, और थर्ड लॉ बताता है इंटरनल फोर्सेस में कि जब दो सिस्टम के एक सिस्टम है उसमें दो फोर्सेस लग रहा है तो वो इक्वल ऑपोजिट होते हैं। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में तो फोर्स है, फर्स्ट लॉ में कोई फोर्स नहीं है। जो इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स की बात करोगे तो वो केवल और केवल किसमें होगा? फर्स्ट लॉ में कोई फोर्स के बारे में बात नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, प्रॉब्लम नंबर 6, बोला क्या क्या है, वाटर किसी हाइट से फॉल होता है एट रेट ऑफ 15 kg per second, ऑपरेट अ टरबाइन एंड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10%। इसका मतलब क्या है ऐसे समझिए, और कितनी एनर्जी या पावर जनरेट होगी? एक पावर जनरेट होना चाहिए, फ्रिक्शन एनर्जी mgh, मतलब ये है इसका केवल 90% ही जनरेट होगा। क्लियर है? क्योंकि 10% तो लॉस हो गया। अब 90% अगर जनरेट होगा तो इसकी कैलकुलेशन करिए, मास की वैल्यू कितनी है? प्लस है 15, मास बाय टाइम एक्चुअल में गिवन है आपको, मास नहीं गिवन है, मास बाय टाइम कितना दे रखा है? 15 केजी पर सेकंड। अब ये 15 केजी पर सेकंड यहाँ पे रखो, जी की वैल्यू 10, हाइट गिवन है 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, इस सॉल्व करो। ये आ जाएगा 90, और हाँ ये 8.1 किलोवाट आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए। ओके, मुझे दिख रहा है ये 8.1 किलोवाट आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको करना है वो है, एक फोर्स गिवन है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दिया हुआ है और हमें वर्क डन बताना है फ्रॉम 0 टू 1। फोर्स वेरिएबल है, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं एफ डी एक्स। 0 टू 1 20 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो ये क्या होगा, 20 इंटू एक्स प्लस 20 x² बाई 2। ये कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम 0 टू 1। सॉल्व करो, 20 इंटू 1 एंड प्लस 10 इंटू 1, ये कितना आएगा? ये आ गया आपके लिए 30 जूल। ठीक है, तो आप बेसिकली इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हो आप? क्योंकि फोर्स क्या है? वेरिएबल है, तो फाइनल आंसर कितना होगा? ये इस केस में 30 जूल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम जो है नंबर 8। देखो स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। क्या किया है कि एक पर्सन है 40 केजी मास का, और ये किसी टैंक में रखे हुए हैं। ये यहाँ पे नीचे स्मूथ सरफेस होगा, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, फ्रिक्शन होता ही नहीं है यहाँ पे। तो जब ये पर्सन इसके ऊपर अगर मूव करता है तो उस केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास इसका रुका होना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स आएगा ही नहीं, और बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा तो ये पूरा पूरा प्लैंक पीछे की ओर आएगा। ये डिस्टेंस में आपको याद होना चाहिए। जैसे ये एक कोई ब्लॉक है या कोई पर्सन है जो स्मॉल एम मास का है, ये कैपिटल एम मास का है और इसकी टोटल लेंथ एल है। अगर ये इस एंड से इधर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेइंग का एक फॉर्मूला डायरेक्ट है एम एल बाई स्मॉल एम प्लस, ये डायरेक्ट हम में कहीं भी करते हैं, इसे कर दो। एम की वैल्यू कितनी है? 60 एंड इसकी 10 और टोटल मास 60 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करोगे ये आएगा 4 मीटर। और कोई पूछे डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर पर्सन राइट गया है तो प्लैंक किधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा, सो दैट इज ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट सेम पोजीशन।
ठीक है। अगर केवल पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। इसके लिए बाहर से फोर्स लगना पड़ेगा और उसके पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ड्रिफ्टिंग इन इलास्टिक कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड। देखिए इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, बट मोमेंटम हमेशा क्या कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वैलिड। तो जब ये गलत है तो बोथ 1 एंड 2 होगा नहीं, नीदर 1 नॉट 2, नहीं ऐसा नहीं है। मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, ये मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 10 की ओर देखते हैं। देखो बोला क्या गया है कि एक बॉल है, उसका मास है 3 केजी और ये 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है 60 डिग्री एंगल पे। ये वॉल से एंगल गिवन है आपको। ठीक है, और मुझे क्या बताना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट है 0.2 सेकंड एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द वॉल। देखो फोर्स होगा मोमेंटम के चेंज की वजह से, टाइम दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब मोमेंटम पूरा चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड इधर u है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, और इधर की ओर होगा u cos थीटा और इधर की ओर क्या होगा u sin थीटा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे देखूं तो ये u cos थीटा तो वही रहेगा और u sin थीटा पहले इधर था, अब वापस बॉल से दूर जाने लगेगा u sin थीटा। ओके, तुम ऐसे देखो, इस कंपोनेंट जो u cos थीटा है पैरेलल टू वॉल, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, बस परपेंडिकुलर टू वॉल में चेंज हुआ है। u sin थीटा से बॉल गया, वॉल पे कोलाइड हुआ और u sin थीटा से वापस आ चुका है। जब ऐसा हुआ है तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम का 2mu टाइम्स ऑफ क्या होगा साइन थीटा। चेंज इन वेलोसिटी है 2u साइन थीटा और मास से गुना कर दिया तो मोमेंटम आ गया, और टाइम का डिफरेंस आपको गिवन है 0.2 सेकंड। फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम 2mu साइन थीटा की जगह 60 होगा अपॉन टाइम इंटरवल इज 0.2। ये कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 10, 2/0.2 को 10 लिख दिया। मास की कितनी वैल्यू है 3। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 30 किसके इक्वल होता है √3/2। इस 2 से इसको कैंसिल करो, ये 5, 5 इंटू 3 15, 15 √3 इंटू 100 न्यूटन। अब पता नहीं इसको सॉल्व करना है कि क्या करना है। 15 √3, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1500 √3 न्यूटन, हाँ ये सही है। तो एग्जैक्ट √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, इसमें बोला है दो सर्कुलर लूप्स हैं एंड क्यू, तो मेड फ्रॉम द सेम वायर, सेम वायर यूनिफॉर्म वायर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक, यूनिफॉर्म वायर मटेरियल सेम है। रेडियाई ऑफ पी एंड क्यू आर R1 एंड R2। देखो कोई एक वायर है, ऐसे समझो इस वायर को हमने कट किया और एक लूप बनाया पी, फिर कट किया और एक और लूप बनाया और इसे क्या बनाया क्यू। ठीक है, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2। मुझे ये बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो होगा, या I1 बाई I2 दे रखा है, 2 बाई R1 पूछा गया है। कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस का रिलेशन बताना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा किसी एक्सिस के अबाउट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका अपना मास और इसका अपना रेडियस स्क्वायर, mr स्क्वायर या mr स्क्वायर बाई 2, डिपेंडिंग ऑन की एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, लेकिन m इंटू आर स्क्वायर आएगा, ये बात पक्की है। अब क्या करें, ये जो मास है, मास कैसे निकालें। मास को लिखने का तरीका होगा, मान लो ये L लेंथ का वायर है, तो मास होगा डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। समझ पाए, ओके। और जितना ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा उसकी रेडियस होगी। लेंथ को हम 2 पाई आर लिख सकते हैं, तो ये डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर लेंथ की जगह। तो आप ऐसे समझो कि एक यूनिफॉर्म वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, 2 पाई सेम है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है। इसका मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस। पहले ये समझो, जितना बड़ा कॉइल होगा उतनी ज्यादा मास होगी। तो कॉइल आपने कितना बड़ा बनाया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम माना गया, मटेरियल सेम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1/I2 इक्वल टू, यहां से देखो M1/M2 इंटू R1/R2 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। ये M1/M2, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसे हम R1/R2 इंटू R1/R2 का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर, और ये बनेगा R1/R2 का होल क्यूब। समझ पाए, R1/R2 का होल क्यूब। I1/I2 की वैल्यू 4 गिवन है, 4 इक्वल टू R1/R2, इसका क्या होगा क्यूब, और यहां से R1/R2 कोई पूछेगा तो ये आएगा 4⁻⅓। ओके, 4⁻⅓। हमसे पूछा क्या गया था, R2/R1 पूछा गया, हमने निकाला है R1/R2। अगर तुम R2/R1 निकालते हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1/3 ना होके क्या होगा -1/3 होगा। क्लियर है, ओके। ये कर सकते थे हम लोग यहाँ पे, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें। प्रॉब्लम नंबर 12,
एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और आउटर हाफ इज रिमूव्ड सो दैट इट्स रेडियस बिकम r/2। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, ओके, इसकी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 टाइम्स ऑफ mr²। अगर इसका मास m है, रेडियस r है। अब हुआ क्या, इसको आधा कट कर दिया गया और आउटर पोर्शन को रिमूव कर दिया गया, तो केवल इनर पोर्शन बचेगा। अपनी रेडियस है r/2। अगर रेडियस आधा होगा तो मास भी तो कम होगा। मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में r³ होता है, तो इसका अपना जो मास होगा वो पुराने मास का 1/8 होगा, क्योंकि वॉल्यूम 1/8 होगा तो मास भी 1 बाई क्या होगा, 8। 1/8 कैसे आया, 1/2 का क्यूब, ठीक है, तो मास 1/8 हो गया। अब इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ये 2/5 इंटू m की जगह m/8 इंटू r की जगह क्या होगा, r/2, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। अब ये 2/5 तो कांस्टेंट ही था, वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, उसको छोड़ दो। 2 का स्क्वायर 8 है, 8 इंटू 2 16 हो गया, तो आई डैश जो होगा वो आई डिवाइड बाई क्या होगा, नहीं, 4 इंटू 8, ये आएगा 32। ठीक है, तो जो नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो पुराने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 32 टाइम्स कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या पूछा गया, अबाउट द डायमीटर इज बिकम्स 1/32 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर है, मास 1/8, रेडियस 1/2, उसका स्क्वायर कर दो और आंसर मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, escape velocity when a body of mass m is thrown vertically from the surface of earth is v। ओके, escape velocity दे रखा है। what will be the escape velocity of another body of mass 6m when thrown vertically from the surface of earth। सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, ओके, मास अलग होने से एस्केप वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। क्लियर है, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। अगला प्रॉब्लम क्या है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है किसी हाइट पर और वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, वो और आपको बताना आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, देन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड सैटेलाइट रिवॉल्विंग ना इस गिवन है, ए की वैल्यू बतानी है। कुल मिला के टाइम पीरियड के बारे में बात करनी है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है हाइट पे। अब हाइट कितना है हमें कोई आइडिया ही नहीं है, तो जी वैल्यू से हाइट निकालनी है। ये बताओ जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी बाई 1+h/r का क्या होगा, होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 16 जी नॉट, जी नॉट ग्राउंड का सरफेस का है, अपॉन 1 प्लस सॉरी 16 जी नॉट बाई क्या है, 49। तो ये जी नॉट कैंसिल होगा, और ये देखो 1+h/r का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 49/16। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 7/4 होगा। h बाई जो r है, 1+h/r जो है वो हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो ऐसे समझिए h प्लस r ये किसके इक्वल है, 7/4 टाइम्स ऑफ r। ये h प्लस r जो होता है वो सैटेलाइट की डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ अर्थ से। मैं r नहीं, h नहीं निकाल रहा हूँ, ओके, h प्लस r की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जीएम, अगर ये आपको याद हो तो। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन क्या होता है, जीएम, ऐसा कुछ होता है। एम अर्थ का मास है, तो इसी के टर्म में हमको आंसर निकालना। देखो पाई स्क्वायर आ चुका है, ओके, बस हमें आर प्लस एच की वैल्यू रख देनी है। आर प्लस एच की जो वैल्यू है ये पाई स्क्वायर बाई जी एम, इसे रहने दो, ओके, ये 4 है। आर प्लस एच इक्वल टू 7/4 होल क्यूब इंटू क्या होगा, आर क्यूब। बस यही कांस्टेंट है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है यही कांस्टेंट है। अब बताओ ये कितना होगा, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, यही है ना, एक 4 तो कैंसिल होगा, नीचे आ गया 16, और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, तो ये आ गया 343 अपॉन 16, 300 सॉरी हाँ 343, 343/16, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये के की वैल्यू पूछी गई थी। ओके, सीधा फॉर्मूला लगाना था ये वाला, बस इसको लगाने के लिए हाइट पता होनी चाहिए, और हाइट के लिए हमको जी की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, चलो अब अगली तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड पूछा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तीन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, और ये तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बट तीनों की फेज डिफरेंस अलग अलग है।
तो हम फेजर एनालिसिस से जानते हैं कि जब भी कभी ऐसा एसएचएम होता है तो हम उसके एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो एक वेक्टर है ए, इसका एम्पलीट्यूड है ए 0 डिग्री पे, ठीक है। दूसरा है 120 डिग्री पे एक और ए है, ओके। और तीसरा -60 डिग्री पे एक है। तो -60 डिग्री का मतलब इधर हो जाएगा ए, ये 60 डिग्री है, माइनस का मतलब नीचे, और ये 120 है। ये देखो ए और ए तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल अपोजिट है, बचेगा क्या ए। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। और रिजल्टेंट अगर ए आया तो जो फाइनल तीनों का एसएचएम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड ए होगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड ही होता है, तो वो उसका आंसर ए ही बन जाएगा। क्लियर है। आते हैं, two springs of force constant K1, K2 are loaded with weights W1 and W2 respectively. Assume that length of each spring is increased by same amount if K1 equal to K2, इतना then W2 by W1 बताना है। एक बात बताओ, वेट यानी कि फोर्स है ये kx के इक्वल होता है और x सेम है। W1 by W2 किसके इक्वल होगा, K1 by K2, और K1 क्या है 2K2 by K1, ये किसके इक्वल होगा 2। मुझसे क्या पूछा गया था, W2 by W1, 1/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5, इसकी वैल्यू है 0.5। क्लियर हुआ, ओके। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17। हुआ क्या, एक इक्वेशन दे रखी है और ये बताना है कि ये इक्वेशन ऑफ वेव है और एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब कितने कितने हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है और हमने ऐसा कोई वेव नहीं पढ़ा जिसमें साइन का स्क्वायर हो। क्लियर है। हम पढ़े हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी टाइप का टर्म, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का टर्म पढ़े हैं। तो ये स्क्वायर है, तो पहले तो इस स्क्वायर को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी केवल साइन हो या केवल कॉस हो, तब हम उसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। एक रिलेशन है, आपको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कहीं एक रिलेशन पढ़ा होगा। थोड़ा मैथमेटिक्स है बट करना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक बात सोचो, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - cos 2 थीटा/2। ये ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, इसी को यूज करना होगा। तो ये देखिए y की क्या वैल्यू है, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है। इस वैल्यू को कुछ लिख देते हैं, कुछ थीटा मान लेता हूं मैं, इसको थीटा ही मान लेता हूँ, ओके। ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, ओके। अभी के लिए थीटा लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1, ए तो बाहर ही रहेगा, 1 - cos 2 थीटा/2, ऐसा लिखा जा सकता है, ओके। और इसको देखो y इक्वल टू a/2, ये बाई 2 से डिवाइड कर दिया, और माइनस ऑफ a/2 cos ऑफ 2 थीटा। cos ऑफ 2 थीटा मतलब इसी में 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करोगे तो ये 4 पाई nt को 8 पाई nt बोल सकते हैं, माइनस ऑफ 4 पाई x/लैम्डा, ये बन गया। ये हमारी वो वेव की इक्वेशन आई है जो मुझे चाहिए। समझ गए, ओके। और ये a/2 को छोड़ो, y इक्वल टू, ध्यान से देखो, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, तो ये एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पे क्या है a/2। तो इसका कोई पूछे कि एम्पलीट्यूड कितना है, वो है कोफिशिएंट ऑफ कॉस या साइन फंक्शन a/2। ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा इज 8 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 8 पाई n। और हमें फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है 2 पाई f, तो यहाँ से f आ जाएगा, 8 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दो, ये 4n आ जाएगा, ओके। और क्या पूछा, वेवलेंथ। यहां से देखो k है, ये k है, k किसके इक्वल होता है 2 पाई/लैम्डा, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई/लैम्डा। ये लैम्डा डैश मान लो, क्योंकि लैम्डा तो पता नहीं क्या है, वो वेवलेंथ तो हो नहीं सकती, कुछ आइडिया नहीं हमको। तो यहाँ से लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कैंसिल होगा 2, और ये आ जाएगा लैम्डा/2। तो वेवलेंथ है लैम्डा/2, फ्रीक्वेंसी है 4n, और एम्पलीट्यूड कितना है a/2 है, ओके। अब ऑप्शन देखो, एम्पलीट्यूड a गलत है, एम्पलीट्यूड a/2 यहाँ सही है, फ्रीक्वेंसी इज 4n, ये भी करेक्ट है, वेवलेंथ इज लैम्डा/2, ये भी करेक्ट है, ओके। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड होगा, ओके। तो स्क्वायर फंक्शन था। ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता, फिर हम क्या करते, तब हम ऐसे लिखते cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इससे आप ब्रेक करते, ठीक है। तो आंसर सेम ही आता, बट ब्रेक करना पड़ता, अलग अलग स्क्वायर था, इस वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, या बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक नहीं किया होगा एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस सजेस्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर होती है, ओके। तो अब ऐसे समझिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्पेसिफिक, उतना ज्यादा आपकी इंटरनल एनर्जी होगी।
तो ऐसे समझिए, आप पढ़े हो हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, मास इनटू टेम्परेचर, ये बनेगा आपकी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट बनेगा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि लो स्पेसिफिक हीट है। अगर ये लो है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर का चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है और हीट कम देना पड़ रहा है। तो बोला इट इज डिफिकल्ट, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, तो और आसान है ना। एक मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी कम है, इसका मीनिंग यही होता है कि हम उसको कम एनर्जी देंगे और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इस केस में तो इजी होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बन आते हैं आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज सिग्निफिकेंटली हायर when it is heated in a closed vessel in comparison to specific heat capacity when it is allowed to expand। आप जानते हैं इस लैंग्वेज में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। फिर से देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है, मटेरियल की बातें नहीं कर रही है, सॉलिड नहीं है। और बोला सिग्निफिकेंटली हायर, हायर है when it is heated in closed vessel in comparison to the specific capacity when it is allowed to expand। ये दो चीजें हैं। अलाउड टू एक्सपेंड का मतलब एक वेसल है, उसको आपने बंद कर दिया और उसमें कोई मतलब एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्लोज्ड वेसल का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सीवी। एंड इट इज व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपेंड होगा तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, और उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये कहीं ना कहीं आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है और ये बता रहा है सीपी। जनरली जो होता है सीपी तो बड़ा होता है सीवी से। पहले तो हम ये पहचान पाए कि एक जो है वो आइसोबैरिक की बात कर रहा है और एक आइसोकरिक की बात कर रहा है, ये दो प्रोसेसेस हैं। तो सीपी बड़ा होता है सीवी से। और जब सीपी बड़ा होता है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, सिग्निफिकेंटली हायर। इन्होंने बोला कि नहीं सीवी ज्यादा है, सीपी कम है, ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत हो गया। Okay. कौन सा ज्यादा होगा, जब वो एक्सपेंड करने के लिए अलाउ होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 19, एक बॉडी है 400 केल्विन पे और यहाँ से 1000 वॉट की एनर्जी एमिट हो रही है। नाउ टेम्परेचर इज रेज्ड बाई नहीं है, ध्यान से देखना, रेज्ड टू मतलब 400 था अब 800 हो गया, यानी डबल हो गया, टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया। व्हाट वुड बी द रेडिएटेड पावर। देखो स्टीफेंस लॉ लगाओगे तो पावर जो होता है, एमिटेड पावर होता है, वो टेम्परेचर की पावर 4 होता है। अगर मैं इसको डबल कर दूं टेम्परेचर को तो पावर 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 टाइम्स, है ना। ओके, तो जो आपका रेडिएटेड पावर है वो पहले का 16 टाइम्स हो जाएगा। और पहले कितना था, 1000 वॉट, तो अब 16 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16,000 वॉट्स, बस इतना। ठीक है, और कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिहेव लाइक इनइलास्टिक स्फीयर्स। नहीं भाई, इलास्टिक होते हैं, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर सही है। परफेक्टली इलास्टिक नॉन रिजिड, ये नॉन रिजिड गलत है। नॉन रिजिड क्यों है, क्या गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो स्फेरिकल शेप के रहते हैं तो उतने ही वैसा ही रहेगा या कोई और शेप अचीव कर लेगा, नहीं, उसके शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो नॉन रिजिड स्फीयर्स हैं। इन इलास्टिक नहीं होगा, नॉन रिजिड तो सही है, मतलब ये सही है। परफेक्टली इलास्टिक नॉन रिजिड नहीं, वो रिजिड है। नॉन रिजिड भी गलत है, इन इलास्टिक भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर, और रिजिड होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 21, देखो, एक प्रोसेस है P से Q एंड प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस लीनियरली विद द वॉल्यूम फ्रॉम P टू Q इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस। P से Q में नेट हीट कोई सप्लाई नहीं हो रही है। एक्चुअल में को ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये कहीं ना कहीं एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या, आंसर इज नो। एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ इस तरीके से कर्व बनता है। प्रॉब्लम क्या है, यहां से यहां में एवरेज हीट सप्लाइड जीरो है, कैसे भी हो रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको। देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये तो जीरो है, इंटरनल एनर्जी पूछी गई है और प्लस वर्क डन है, यहाँ पे ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो जीरो होंगे। इसका मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी वर्क डन के ही इक्वल होगी, बस नेगेटिव होगी। तो ये देखो गैस जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वॉल्यूम कम रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा। अब उसकी वैल्यू निकालनी है। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, ग्राफ की एरिया, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, बस यही फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एक तो ये ट्राइंगल है,
और साथ साथ नीचे ये क्या है, रेक्टेंगल, ये सबकी एरिया निकालेंगे। तो पहले रेक्टेंगल का निकालो, ये 20 है और ये 100 टू 250 यानी 150, 150 इंटू 20 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का बेस कितना है 150 और हाइट कितनी है, हाइट है 20 से 60 यानी कि 40। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करो, ये 20 होगा, 15 इंटू 2 ये 3 है, 15 इंटू ये भी 3 है, तो मैं जीरो को छोड़ रहा हूँ, ये 6 के आसपास आएगा। रीजन बीइंग ये किलो पास्कल है, ये सीसी है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये 3 4 5 है, ऐसा कुछ है, तो मुझे नंबर ही बताना है, इंटरेस्टेड हम नंबर में थे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6 जूल। ओके, मैंने यूनिट के साथ नहीं किया है, ऑप्शन देखने पे नंबर्स अलग अलग हैं, तो यूनिट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, इन अ प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 5 लेंगे। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी सी गिवन है, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ओके, और एन सी डेल्टा टी में यहाँ से C आ जाएगा, और C की वैल्यू क्या होगी, ऐसे देखते हैं, एन सी डेल्टा टी, एन सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10R/3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं। हीट एनर्जी जो है वो है 10/3 टाइम्स ऑफ 10R∆T। ओके, पहले इतना छोड़ दो, क्या करना है, क्यों हीट सप्लाई की जाती है और वर्क डन पूछा गया है, तो ये बताओ, पहले इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ। इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, F/2 NR∆T। कितना होगा 5/2, NR∆T की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, NR∆T इज इक्वल टू 3Q/10, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, इंटू 3Q/10। अब इसे सॉल्व करोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3Q/4 होगा। ओके, ये 5 इंटू 2 2 2 4 3Q/4, वो ये इंटर एनर्जी का चेंज हो गया। तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की कितनी वैल्यू है, डेल्टा क्यू की वैल्यू है क्यू। ओके, इक्वल टू डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है 3Q/4, एंड प्लस क्या होगा चेंज इन वर्क डन, या वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन आपसे पूछा गया है कितना होगा, ये होगा Q माइनस ऑफ 3Q/4। आंसर किसके इक्वल होगा, Q डिवाइड बाई 4। समझ पाए, Q डिवाइड बाई 4, और आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड। ठीक है, चलो, प्रॉब्लम नंबर 23। देखिए, अब क्यूब है, क्यूब ऑफ स्पॉन्ज रबर विद एज लेंथ 5 सेंटीमीटर हैज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन applied horizontally to the top face parallel to edge while the bottom face is head fixed. Top face it displays horizontal through distance of 1 mm. ओके, कुल मिला के shear deformation हो रहा है, कुछ ऐसा टाइप का। देखो, एक कोई स्पॉन्ज था ऐसे, हमने यहाँ पे फोर्स F लगाया, तो ये स्पॉन्ज कुछ ऐसा चला गया, अब ऐसा बन गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x है, और ये इसकी हाइट या लेंथ दी रखी होगी, और यहाँ पे शियर स्ट्रेन निकालेंगे। शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन होगा डिस्प्लेसमेंट अपर एज का x बाई एच। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 1 mm है, ठीक है, तो 1 × 10⁻³ पॉन एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻², ये ऊपर जाएगा, या ऊपर से इसको नीचे लेके आओ, ये 1/50 बन जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, फोर्स आपने कितना लगाया 2 न्यूटन, और एरिया कितना होगा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ बाई कितना होगा 25। इसको हम सॉल्व करें, 200 इंटू 100/25, इसे सॉल्व करो तो ये आएगा 800, ये बेसिकली 800 हो गया। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। स्ट्रेस मिल गया और स्ट्रेन मिल गया, हमें बताना क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है वो होती है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस को फोर्स बाय एरिया, और इसको हम x/h से लिख सकते हैं। फोर्स बाय एरिया की जो वैल्यू है वो है 800। ओके, और अपॉन ये कितना है, स्ट्रेन 1/50 है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 800 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब ये बताओ कितना आएगा, 40 और 1230। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन में क्या गिवन है, x × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यानी x की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, और यही पूछा गया था x की क्या वैल्यू है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, फोर्थ। क्लियर है, चलो,
अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनोमीटर का प्रॉब्लम है बेसिक सा। एक ऑयल है, इसकी डेंसिटी कितनी है 0.9, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, ये 0.9 की डेंसिटी है और इसकी जो हाइट है ये कुछ गिवन होगी या पूछा होगा? नहीं, गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ वाटर है, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी होती है 1 और इसकी हाइट है h1 जो आपसे पूछी गई होगी ना। हाँ, h1 पूछा है। अब तुमको मैंने सिखाया था कि जो भी ये इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाओ, इसकी हाइट, इसकी डेंसिटी। ओके, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना आपको। हाइट ऑफ वाटर h1 है, डेंसिटी 1 है, इसका हाइट 20 है और ये 0.9 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। बस कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर पूछोगे कि ये कैसे आया, तो मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर बराबर किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं नहीं लिखा हूं, वो कैंसिल ही हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत है नहीं। तो आप सिंपल ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 ऐसा कर सकते हैं, अगर सेम लिक्विड है तो। मतलब दो ही लिक्विड है एक साइड, अगर मल्टीपल लिक्विड्स हैं, ρ1 H1 ρ2 H2 ρ2 H3 एक साइड का और बाकी ρ × H दूसरे साइड का, सबको बराबर कर दो। ठीक है, प्रेशर सेम होता है दोनों साइड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर सेम। अब आगे क्या पूछा गया? एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इज एट डेप्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉलम इफ द सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 0.1 न्यूटन पर मीटर। ओके, एंड डेंसिटी भी गिवन है, सरफेस टेंशन दिया है। व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देखो ध्यान से, होता क्या है, ये पानी का सरफेस है और यहाँ पे अंदर एक बबल बना है और ये पूरा वाटर है ऐसे। तो आपको भी पता है कि अंदर का जो प्रेशर होगा गैस का, वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। ये गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, ओके, इस बबल के अंदर। बट बाहर से कितना ज्यादा होगा? तो बाहर का प्रेशर है PATM प्लस ρGH, अगर H डेप्थ पे है तो। और अंदर का प्रेशर इससे भी ज्यादा होता है और एक्स्ट्रा होता है। कितना एक्सेस प्रेशर होता है? 2T/R। मैं ड्रॉप की तरह क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूँ? बबल है, देखो बबल को पानी के अंदर लिखोगे ना तो वो कैसा बन जाएगा? ड्रॉप ही बन जाएगा। अब ये बताओ, पी इन माइनस पी आउट, ये एक्सेस प्रेशर होता है और इसका फॉर्मूला है 2T/R। ओके, तो पी इन किसके इक्वल होगा? पी आउट प्लस 2T/R। और बाहर का प्रेशर दो है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड प्लस क्या है? ρGH, लिक्विड का प्रेशर है, प्लस 2T/R है। समझ पाए? ओके, हमसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, उससे एक्स्ट्रा कितना है? उससे एक्स्ट्रा ये है। ओके, तो जो हमारा आंसर है, जो आंसर पूछा गया है, वो पूछा गया है ρGH प्लस 2T/R। ओके, तो एक एक करके सॉल्व करो। पहले बताओ ρGH कितना आएगा? रो कितना है? डेंसिटी इज 2000, ये गिवन है। जी 10 है और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 8/100। ओके, ये जीरो जीरो कैंसिल करो और ये आ जाएगा 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज और निकालनी है, 2T/R। टू सरफेस टेंशन इज 0.1 एंड रेडियस इज 1 mm, 1 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, +3 और +3 और 1000 यानी कि 200, ये बनेगा 200। ओके, तो नेट एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा? 1600 प्लस 200, आंसर कितना आ गया? ये आ जाएगा 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल का एक्स्ट्रा प्रेशर है। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। क्लियर हुआ? एक्स्ट्रा प्रेशर पूछा गया था, अदर देन एटमॉस्फेरिक, नेट प्रेशर नहीं पूछा गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या पूछा गया है कि एक ब्लॉक है, मास m, चार्ज q, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया गया 37 डिग्री पे। मास की वैल्यू गिवन है 1 kg, चार्ज इज 0.01, एंगल 37 है, इंटायर प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द पार्टिकल। देखो बताते हैं कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो नीचे लगेगा mg और एक हॉरिजॉन्टल लगेगा QE। ओके, और एक इधर की ओर सरफेस का नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इस mg और QE के दो कंपोनेंट हो गए। एक तो mg का कंपोनेंट आपको पता है, mg cos थीटा, प्लस QE का cos थीटा इधर जाएगा, sin थीटा इधर जाएगा, तो यहाँ बनेगा QE sin थीटा। ये है। और पता नहीं ये बड़ा है कि ये कंपोनेंट बड़ा है, इधर छोड़ दो, हमें बस नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करनी है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो तो इन दोनों का सम है ना, mg cos 37 प्लस QE sin 37। ओके, चलो mg के बारे में बात करो। मास है 1, g है 10, तो यानी कि mg 10 होगा, cos 37 होता है 4/5, प्लस QE, Q है 0.01 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100, 0.01 इंटू 100, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन 37, 3/5,
तो ये आ जाएगा 8 प्लस ये आएगा 0.6। आंसर किसके इक्वल होगा? 8.6 न्यूटन। ओके, पता नहीं है इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, बट नॉर्मल फोर्स इज 8.6 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 27 देखो, टू इंक्रीज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर implies to decrease the potential difference, decrease the capacitance, increase the capacitance and increase the potential difference। देखो एक फॉर्मूला बेसिक सा है, Q इक्वल टू CV। अगर हम कैपेसिटर के शेप, साइज और उसके ओरिएंटेशन, मीडियम को चेंज नहीं करते तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होगा। हमें क्या करना है? चार्ज को इंक्रीज करना है, और कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देते हैं तो चार्ज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछा गया है। एक वोल्टमीटर लगाया गया है और एक सर्किट है, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर और दो और रजिस्टर्स हैं आर एंड टू आर। दो स्विचेज हैं S1 S2, इससे कनेक्टेड है। ओके, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 है जब केवल S1 क्लोज्ड है। ओके, जब S1 क्लोज करोगे तो V1 होगा। तो देखो मैं S1 क्लोज करता हूं, फिर मैं S2 क्लोज करूंगा, फिर दोनों को क्लोज करूंगा। तो ऐसा करते हैं, तो ऐसे समझो एक ईएमएफ है, ईएमएफ रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ता है। तो जब S1 क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा R और एक और R। तो दो R है, एक R है और एक और R है, और इसको लगाएंगे ईएमएफ E से। ओके, ये भी R है, ये भी R है, S1 क्लोज्ड है। और जो वोल्टमीटर लगा हुआ है वो R से कनेक्टेड है। तो ये सोचिए, E के पास दो रास्ते हैं, यहाँ R को भी जाएगा, R को भी जाएगा। तो इसको E/2, इसको E/2। तो इसकी जो रीडिंग है V1 वो जाएगी ईएमएफ का आधा। V1 की वैल्यू आ गई E/2। ओके, ऐसे ही जब हम S2 को क्लोज करते हैं, तो जब S2 को क्लोज करोगे तो इस काम का रजिस्टर कौन होगा? 2R और R, ओवरऑल 3R। अब 3R को में ईएमएफ E लगा तो उस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस के रेशियो में। तो तीन पार्ट में डिवाइड करो, E/3, आंसर इज 2E/3। V2 इज इक्वल टू 2E बाई क्या होगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? और जब हम S1 और S2 दोनों को क्लोज कर देते हैं, उस केस में इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखोगे। इक्विवेलेंट कितना होगा? R और 2R का, ये आएगा 2R/3 और फिर क्या आएगा? R। ओके, और ईएमएफ E है, इसका कितना पोटेंशियल यहाँ पे जाएगा? ये V3 है। तो ये समझो कि ये R से छोटा है। ये R से क्या है? छोटा है। ये 2R/3 इज लेस देन R। तो अगर R से छोटा है तो जो ईएमएफ होगा, अगर ये R होता तो E/2 होता, बट ये छोटा है तो इसको ईएमएफ आधे से भी कम मिलेगा। V3 इज लेस देन, मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, E/2। और E/2 तो V1 है, यानी कि एक तरीके से लेस देन V1 है। ओके, तो सबसे बड़ा ये 2E/3, 2E/3 आएगा 0.6। ओके, तो ये तो E/2 से ज्यादा है, तो बड़ा V2 हुआ, उससे कम V1 है, और V1 से भी कम कौन है? V3 है। तो सबसे बड़ा है V2, उससे कम है V1, उससे कम कौन है? V3 है। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते चलिए। हैं। 29 की तरफ देखनी है, और इसमें करंट पूछा गया है, ये कि आई कितना होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल बैटरीज है। मल्टीपल बैटरी का मतलब है कि डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं कर सकते, फिर भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ, ये आर है और ये आर है, ये दोनों तो पैरेलल में होगा, तो आर और आर बन जाएगा R/2। R/2, आर और आर ये पूरा मिलकर के ओवरऑल आर प्लस आर 2R एन प्लस हाफ 2.5R, इसको 5R/2 बोल सकते हैं। ये पूरा सब कुछ मिला और इसको सॉल्व किया तो ये बना 5R/2। अब ये 5R/2 3E के साथ है, R जो है वो 2E के साथ है, और एक R है वो E के साथ है। इसको पहले सिंप्लीफाई करो। देखो, एक बैटरी है E और इसके साथ है एक रेजिस्टर R। ओके, यहाँ पे R है, और इसमें करंट I पूछा गया है। ये हमारा मतलब टारगेट सर्किट है पूरा। और इधर की ओर कौन कौन है? ये दो रेजिस्टर्स हैं, एक R है और बैटरी है 2E। ओके, और एक इधर के साइड है, इसको मैं ऊपर ही लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5R/2 है और इसकी बैटरी है इधर की ओर, और इसे बोलते हैं 3E। समझ पाए? ओके, अब एक काम करते हैं, ये दोनों बैटरी को अब मैं किरचॉफ लगाऊं, या मेरे पास दूसरा रास्ता ये है कि मैं इसका इक्विवेलेंट लिख के काम कर लूं। तो मैं इक्विवेलेंट लिख लेता हूं इन दोनों पैरेलल का। तो पहले तो आर इक्विवेलेंट बताओ तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 कितना है? R। R2 इज 5R/2 अपॉन R प्लस 5R/2। सॉल्व करोगे ये आएगा 5R/7, इन दोनों का इक्विवेलेंट। ओके, अब ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? ईएमएफ E1/R1 प्लस E2/R2
डिवाइड बाई 1/r1 प्लस 1/r2, यही करना है। E1 कितना है? E1/r1 प्लस E2 3E/r2 5R/2, ये यहाँ पे कर दो, अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, बेसिकली 1/r होगा और इसको हम 7/5r लिख सकते हैं। 7 क्या लिख सकते हैं? 7/5r, सॉरी, हाँ 7/5r ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां से आर 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 तो कैंसिल हो गया। ओके, अब ये देखो, ये 5 × 2 10 प्लस 6, ये आएगा 16e अपॉन, ये 5 तो कैंसिल होगा, ये 7, 16e/7। तो अब इस सर्किट को थोड़ा और ढंग का बना लिया जाए, इन दोनों को सॉल्व करके। एक बनेगा ईएमएफ ई, और इससे अपना रेजिस्टेंस एक आर कनेक्टेड है, और एक दूसरी बैटरी है, वो है 16e/7, इन दोनों को मिला करके, और इनका अपना जो रेजिस्टेंस है वो है 5R/7। क्लियर है? ओके। और इसमें करंट दिया हुआ है ऐसे। अब ध्यान से ये देखो, मुझे करंट की वैल्यू देखिए, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है ना कि ये बैटरी बड़ी है, देखो 16e/7 इज ग्रेटर देन ई। इसका मतलब इस बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है, और जब इसका ईएमएफ ज्यादा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है। तो चलो, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि करंट आएगा कितना, नेट ईएमएफ। ये दोनों की पोलैरिटी देखो अपोजिट है, ये चाहता है ऐसी करंट जाए, और ये 16e/7 चाहता है ऐसी करंट जाए। तो नेट करंट कितनी होगी? 16e/7 माइनस ऑफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस 16e/7। मैं माइनस नहीं ला रहा हूँ, मैं प्लस ला रहा हूँ। ओके, तो ये कितना होगा? ये आ जाएगा 9e अपॉन अपॉन 16 + 7, ये कितना होगा? 23। 23R, 9e/23, कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर है, इसे सही करना पड़ेगा। R1 R2/R1 + R2, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 है, ये तो कैंसिल होगा, ये 5/5 + 2 7, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। जब हम ई इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो E1/R1, E1 है 2E/R1 इज R, 2E/R प्लस E2 3E/R 5R/2, ये भी क्लियर है, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये बेसिकली 1/R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट है 5R/7, तो ये हो जाएगा 7/5R। ओके, क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 10, और 10 + 6 16e अपॉन 7, ये तो क्लियर है, ये सही है। अब 16e/7 में से मुझे e माइनस करना है, और इसको टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, सॉरी, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, ये 5R/7 होना चाहिए था, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने गलती की है, ये है 5R/7। ओके, यही गड़बड़ है। अब 5R/7 गलत था, चलो अब सही करते हैं। ये 7 से मल्टीप्लाई करो, 16 - 7, 16 - 7 होगा 9e/7, और 7 + 5 होगा 12, 9e/12R, 7 से 7 कैंसिल होगा, और इसको 3/4 बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ 3/4, एक ऑप्शन मैच हो गया। ओके, एक बार फिर भी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तरीका यही है, और कोई तरीका तो इसमें नहीं बन रहा है, ये एक लेंदी सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप किरचॉफ लगाते हैं तो भी इक्वली लेंदी होगा, तो इसमें टाइम बचाने का कोई रास्ता नहीं है। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 30, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट इन द सर्किट। इस कैपेसिटर में, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, तो टोटल 2 + 1 3 है। तो ऐसे समझो 3 ओम का एक रजिस्टर, 3 ओम का एक रजिस्टर, दो रजिस्टर्स हैं 3 ओम के, टोटल पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, इन दोनों को मिला के मिलेगा 3 वोल्ट, और इसको अकेले कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। ओके, अब ये 3 वोल्ट है इस रजिस्टर के पास, तो ये कैपेसिटर पैरेलल में, तो इसको भी कितना पोटेंशियल मिलेगा? 3 वोल्ट। और एनर्जी बतानी है, एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ कैपेसिटेंस कितना है? 2, एंड वी का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और माइक्रोफैरेड लिखे हो तो आंसर किस में आएगा? माइक्रो जूल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रॉब्लम नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। देखो, the magnetic dipole may have non-zero torque and zero force in uniform magnetic field. It is not possible to have magnetic monopole. देखिए, it is not possible to have magnetic monopole, हाँ ये बात सही है,
मोनोपोल कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकते, नॉर्थ और साउथ अलग अलग होगा। तो वो क्या होगा कि उसको अगर ब्रेक करते हैं नॉर्थ साउथ को, तो एक नया पेयर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बन जाता है, तो कभी भी मोनोपोल तो नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ बार मैग्नेट फॉर्म्स क्लोज लूप। हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर इंटू मीटर। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये गलत है। ओके, पहले स्टेटमेंट की ओर आते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल में हैव नॉन जीरो टॉर्क एंड जीरो फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये हो सकता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तो हमेशा जीरो होता है, टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग ऑन दी ओरिएंटेशन। तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो हम ऑप्शन लगाएंगे 4। ठीक है, चलो अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 32, assertion रीजन। व्हेन रेडियस ऑफ अ कॉइल लूप कैरिंग करंट इज डबल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डजंट चेंज। ये गलत है, अगर आप रेडियस को चेंज करते हैं तो एरिया चेंज होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ लूप, ये भी गड़बड़ है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो अगर एरिया है, एरिया चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये चेंज होगा, और ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। अगला पार्ट करते हैं 33। देखो इसमें क्या बोला है कि एक म्यूचुअल इंडक्टेंस एम गिवन है, और किसी फर्स्ट सर्किट में करंट की वैल्यू, करंट ऐसा जा रहा है, और ओमेगा की वैल्यू आई नॉट दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल, ये बताना है। तो ये बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा, एम डी आई बाई डी टी इन कॉइल नंबर 1। ओके, अब ये एम है, आई की वैल्यू आई नॉट होगी, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, मैं प्लस माइनस कंसीडर नहीं कर रहा हूं, और यहाँ पे ओमेगा, तो ईएमएफ की वैल्यू होगी एम आई नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसकी मैक्स वैल्यू बतानी है, वो तो यही है। ओके, ईएमएफ की मैक्स वैल्यू आ गई, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू एम आई नॉट इंटू ओमेगा। एम की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ आई नॉट इज करंट की पीक वैल्यू, दैट इज 2 इंटू ओमेगा 105। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1000 इंटू 100 1000, 10⁻³ ये तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये केवल क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, तो पाई वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 34। 34 में देखो क्या दे रखा है, एक रेजिस्टर है, ओके, और उसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, कॉइल के अक्रॉस दे रखा है, कैपेसिटर के अक्रॉस दे रखा है, और आपसे पूछा है फेज डिफरेंस सर्किट का। ओके, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए वोल्टेज मेथड क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू एक्सएल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, ऐसा कर सकते हैं। वी एल कितना है, 150 माइनस 50 बाई रेजिस्टेंस का वोल्टेज √3। ओके, ये हो जाएगा 100/100 √3, और ये कैंसिल होके कितना आएगा, 1/√3। 1/√3 कब होता है, टेन 30 डिग्री पे, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था ये। अगला 35 बोलना है, आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ऐसा कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो और उसका एवरेज लेना है। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम ये तो केवल t/2 टाइम के लिए है। ओके, ये बाकी का तो जीरो है, प्लस 0 × t/2, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और नीचे टी, और इसका हमें क्या लेना है, रूट, तो ये तो पूरा जीरो है, ये कैंसिल करोगे, आंसर आएगा वी नॉट डिवाइड बाई √2। ये है आरएमएस वैल्यू, वी नॉट डिवाइड बाई √2। वैसे भी याद रखिएगा, स्क्वायर वेव में एसी बनता है अगर इस तरीके का, एसी तो खैर ये नहीं है, सिग्नल है, तो उसका आंसर वी नॉट बाई √2 आएगा। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 36। A lens made of the glass whose refractive index is 1.5, focal length given है, focal length in the water पूछा गया है। ओके, तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, μ-1 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला है, कई बार हमने इस पे कर भी रखा है। तो 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ इज 20, μ-1 1.5 - 1.5, और ये आएगा 1/r1 - 1/r2। ये 0.5 को 1/2 रख सकते हो, यहाँ से सॉल्व करोगे 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू आएगी 1/10। ओके, अब इसी लेंस को वाटर के अंदर डिप कर दिया गया, तो अब नया फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग -1, और यहाँ पे क्या आएगा 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2, इस तरीके से बनेगा। अब म्यू लेंस किसके इक्वल है, 1.5,
तो 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं। सराउंडिंग मीडियम इज 4/3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है -1, और 1/R1/1 इसकी वैल्यू 1/10 ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। ये क्या होगा, 9 - 8, 1/8 इंटू 1/10, ये आ जाएगा 1/80। तो यहाँ से फोकल लेंथ इज इक्वल टू, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। समझ गए, फोकल लेंथ कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 2। क्लियर हुआ, ओके। चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, 37। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होगा, ओके। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होती है और इसकी इन्फिनिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रेडियस दे रखा है, फोकल लेंथ पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, नॉर्मल अगर पूरा लेंस होता तो r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 होता, लेकिन अगर आधा लेंस है तो ये r बाई म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और r की वैल्यू है 12 अपॉन म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1, ये 0.5 होगा। सॉल्व करो, ये आएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट 38। देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ लैम्डा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 इज आई नॉट, ओके। देखो, लैम्डा बाई 3 का पाथ डिफरेंस जो होता है वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। समझ गए, ओके। अब तुम ऐसे समझो कि एक लाइट है जो आई नॉट इंटेंसिटी की है, दूसरी भी आई नॉट की है। अगर ये मिलते हैं और 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो उसकी इंटेंसिटी वही आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर है मतलब क्वेश्चन बोला है कि जहां पे लैम्डा बाई 3 है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जहां पे 120 है, आप कैलकुलेट करना यही आएगा। तो इंटेंसिटी आई नॉट है, इसका मतलब है कि ये दोनों ही वेव आई नॉट इंटेंसिटी के थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मुला यूज कर लो, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। तो हमको इतना पता चल गया कि जो दोनों वेव थे वो आई नॉट इंटेंसिटी के थे। अब सुनिए, हमसे पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा होता है वहां तो मैक्सिमा होता है, ओके। और जब मैक्सिमा होता है तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेव। इंडिविजुअल कितना है, आई नॉट, तो आई नॉट का 4 गुना। इस जानबूझ के मैंने इसको बिना कैलकुलेशन के सॉल्व किया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं आप उसको लगा लीजिएगा। ये अप्रोच आपके लिए बेस्ट होगा, टाइम बचाएगा। अगला प्रॉब्लम क्या है, फोटोन है, उसकी एनर्जी दे रखी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 15 हर्ट्ज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ये बताना है। तो देखो, एनर्जी पता है, पहले तो मुझे वर्क फंक्शन बताना पड़ेगा एच न्यू से, ओके। और एच क्या है, एच की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर, होता 6.6 है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम में 6 गिवन है तो वही लेंगे, इंटू एच इंटू म्यू, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15, ओके। और ये आंसर आएगा जूल में, लेकिन हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाके 34 हो जाएगा, आंसर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया, ओके। और जब ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आइंस्टाइन इक्वेशन लगा लीजिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करते हैं। एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 40। देखो क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, ये कुछ एनर्जी दे रखी है किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इट्स सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। सेकंड एक्साइटेशन का मतलब होता है n इक्वल टू 3, एंड आयनाइज का मतलब होता है n इक्वल टू इन्फिनिटी, पूरा पूरा इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए ये पूरी जो एनर्जी का डिफरेंस है, बेसिकली ये माइनस होना चाहिए, टोटल एनर्जी जब निकालोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे तो माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर होगा एन का। तो जब आप इसको सॉल्व करना होगा तो ऐसे देखो, पूरी जितनी एनर्जी है सब दे दो, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। 13.6 ये गलत है, 13.6, ओके। अब आते हैं ट्रांजिशन एनर्जी निकालनी होगी 1 से 3 का। 1 से 3 का निकालोगे तो ये ओवरऑल 13.6 बाई ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 के आसपास होगा, ओके। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 1/n स्क्वायर, ओके। 1 से 3 लेके जाना है, 13.6 इंटू 1 - 1/n स्क्वायर 9 होता है, 13.6 इंटू क्या होगा, 8/9।
ये 13.6 से कम आएगा, 10 तो नहीं आएगा, 10 से भी कम है, ये अप्रोक्सीमेटली या तो 10 आएगा या तो 12 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? ओके, ऑप्शन ए या बी में से कुछ करेक्ट है। ओके, चलो। प्रॉब्लम नंबर 41, देखिए क्या बोला गया है। इन सेमीकंडक्टर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेमीकंडक्टर में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, ये सही है। 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होता कि सारे बॉन्ड बने होते हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन नहीं होता है, ठीक है? आते हैं, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनी टेम्परेचर, ये बात गलत है। किसी टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जी हाँ, ये सही बात है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड ब्रेक होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल पेयर दोनों बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इन द कंडक्टर, ओके, हाँ ये सही है। जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, कम क्या बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर, इसीलिए तो वो सेमीकंडक्टर है। ओके, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड आपका गलत है। बी इज फॉल्स, बी इज फॉल्स मतलब ए सी डी करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 42, देखिए एक नैंड गेट है, ओके, नैंड गेट है और उसमें हमने दो सिग्नल दिए हैं एक्स एंड वाई, और मुझे आउटपुट सिग्नल बताना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तुम ऐसा मत करो। नैंड गेट के लिए तुम ये बताओ कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल ए और यहाँ बी है, और इनका एंड मतलब ए इंटू बी, ये एंड गेट है, और नैंड निकालोगे तो ए इंटू बी का भी बार, ये आउटपुट होना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इनपुट्स के, देखो ये 0 0 हो सकते हैं, 0 1 1 0 1 1। अगर हम ए इंटू बी एंड की बात करें तो प्रोडक्ट करोगे 0 0 0 1, लेकिन अगर हम नैंड की बात करेंगे तो इसका उल्टा, ये वन, ये भी वन, ये भी वन, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुम ऐसे सोचो कि इस नैंड गेट का आउटपुट हमेशा वन आता है, केवल तभी जीरो आएगा जब ये दोनों वन वन है। अब सिग्नल में दोनों वन वन का मतलब दोनों हाई, दोनों हाई। देखो ये पहले तो देखो 0 1 है, तो इसमें वन आना चाहिए, इसमें वन आना चाहिए आउटपुट, इसमें 0 1 है, वन आना चाहिए, लो लो है, वन आना चाहिए। यहाँ देखो फोर्थ में देखो दोनों हाई हैं, अब दोनों हाई हैं तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए। तो आप सिग्नल देखो, फोर्थ नंबर पे जीरो, बाकी सब में हाई, तो बाकी सब में हाई 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 मतलब +1, ओके, देन लो, फिर हाई, फिर लो कब आया, जब दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम। तो इतना करेक्ट हो गया यार, इसका मतलब यही है। अब आगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओके, जो डिफरेंस है बस हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। 43, अब देखो क्या पूछा गया है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। हमें ससेप्टिबिलिटी और म्यू के बारे में बात करनी है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, इसकी ससेप्टिबिलिटी तो नेगेटिव होती है, ओके, तो ससेप्टिबिलिटी होगा -1 से लेके 0 के बीच में। फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत बड़ी होती है, ओके, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, ओके। और बात करते हैं म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा कि नहीं होगा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू म्यू नॉट से छोटा होता है, पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, म्यू म्यू नॉट से बड़ा होता है, और इसका जो म्यू होता है ये बहुत बड़ा होता है म्यू नॉट से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से, ठीक है। तो इस केस में अब हम कौन कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं, तो देखो जो डी है ना, पहले तो ये इसकी बात करो, फेरोमैग्नेटिक के सी का तो क्यू है, सी का क्यू है, सी का क्यू तो हर जगह है, कोई बात नहीं। बी का क्या है, बी की ससेप्टिबिलिटी ये बनेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बी का आर, बी का आर इन तीनों में है, पी में नहीं है, ओके। ए का बनेगा क्या, ए का पी बनेगा, ए का पी तो हर जगह इन तीनों में फायदा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बात करें डी, डी हिट अलग करेगा, डी में क्यू आर होगा कि पी क्यू होगा, देखो पी तो नहीं होगा, क्यू और आर होगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू आर में पी और क्यू और आर होगा, क्यू और ऑप्शन कौन सा है, पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 44 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है। ड्यूरिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन एक्शन ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, तो बताइए क्या क्या होता है। पहले ये समझो कि एक कोई आउटपुट सर्किट होती है, ऐसे एक सीरीज रजिस्टर लगाते हैं और यहाँ पे एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आता है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आता है, और इसके पैरेलल में हम लोग एक जेनर लगाते हैं और इस जेनर को रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ओके, ऐसे रिवर्स बायस में यूज करेंगे जेनर को इस तरीके से। और इसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट लेना होगा, और इसका जो वोल्टेज होगा ये कांस्टेंट होता है, और इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ऐसा कैसे होता है ये समझते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, समझ पाए।
और जब वोल्टेज कांस्टेंट है, इस करंट कांस्टेंट नहीं, करंट कुछ भी हो सकता है, ओके। इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो इसमें करंट कांस्टेंट होती है, हमेशा याद रखना। बट ये जो सीरीज रेजिस्टर है, इसमें करंट चेंज करता है, इसमें करंट चेंज होगा, जब ज्यादा वोल्टेज आएगा तो ज्यादा करंट आएगा, और वो ज्यादा करंट में से ये आप जेनर कुछ भी करंट ले लेगा, और इसके अक्रॉस करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब पढ़ते हैं, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन फिक्स, ये गलत है। वोल्टेज तो फिक्स होता है लेकिन करंट फिक्स नहीं होता है। करंट थ्रू द सीरीज रजिस्टर चेंजेज, हाँ ये इसके अक्रॉस, सीरीज रजिस्टर के अक्रॉस करंट चेंज होगा। जेनरल रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, नहीं देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट और वोल्टेज का रेशियो, तो वोल्टेज तो सेम है बट करंट चेंज हो रहा है, इस वजह से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफर बाय जेनरल डायोड चेंजेज, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी एंड डी करेक्ट है, बी एंड डी करेक्ट, कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। चलिए, ये वोल्टेज रेगुलेटर का यूज था कि कैसे हम वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोला गया है कि एक कर्व गिवन है, लेंथ ऑफ वायर और एक्सटेंशन पर यूनिट लोड, इसके बीच का ग्राफ गिवन है, ये 10⁻⁻5 है, और बोला क्या गया है, यंग्स मॉडुलस निकालना है, ये स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है सर्ल्स एक्सपेरिमेंट का। तो तुम ये बताओ, फोर्स किसके इक्वल होता है, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल, लेकिन ये ग्राफ क्या है, डेल्टा एल बाई एफ के टर्म में है, डेल्टा एल बाई एफ इज इक्वल टू एल अपॉन वाई ए, तो ऐसे समझो 1 अपॉन वाई ए इंटू एल, ये देखो ये y है जो y एक्सिस है, और ये x है, तो इसका मतलब ये स्लोप है, ये क्या है, ये है स्लोप, ओके। 1/y a है, और 1/y a की वैल्यू बताओ किसके इक्वल है, 1/y a इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप को हम परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना है, 0.25 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन लेंथ है 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से मुझे 1 अपॉन, मुझे y निकालना है, मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे आएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कहीं गिवन है 2 mm², तो इसको हम 2 इंटू 10 क्या लिख सकते हैं, -6, ये -6 है, और ये -5 है, और ये ऊपर जाके 11 हो जाएगा, और 1/0.25 इंटू 2, 0.5 इंटू 10⁻11, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ पाए, ओके। तो 2 इंटू 10⁻11, यहाँ पे x वैल्यू थी, इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। क्लियर हुआ, ओके। तो ये था आपका आज का पेपर, ओके। मेरे अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड था, देख लीजिए कि क्या था, ओके। आई होप अच्छा किया होगा आप लोगों ने। मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर आपकी लास्ट पेपर होने वाली है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।